वेलकम टू मास्टर पॉलिटिक्स। और ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फर्स्ट पार्ट है। ये आपका यूजीसी नेट और सीयूईटी में बहुत फायदेमंद होने वाला है। इसमें अगेन आपको मैं इंपॉर्टेंट थिंकर्स से उनके कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। इसके बाहर अगर मैंने एल्टन मायो सबसे पहला टॉपिक उठाया है तो उसके बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आया तो वो 99% क्राउड के लिए डिफिकल्ट क्वेश्चन है। और मेरे को पता है कि अगर एल्टन मायो का क्वेश्चन आया तो इन्हीं में से कुछ ना कुछ आना चाहिए। तो ऐसे ही मैंने स्टार्टिंग में भी चार थिंकर्स उठाए हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मैं 3 या 4 पार्ट लाऊंगा। इसको अगर आप कर लेते हो तो मैं मतलब मुझे ऐसा महसूस होता है, जितना मेरे को नॉलेज है सब्जेक्ट के बारे में, कि इसके बाहर आप 80% चीजें, 85% चीजें, 80 to 90% चीजें कवर कर लोगे। तो शुरू करते हैं। एल्टन मायो। तो पहले पता होना चाहिए कि भाई एल्टन मायो जो साहब हैं वो ऑस्ट्रेलियन बॉर्न थे। यूएसए में साइकोलॉजिस्ट थे। सबसे फेमस जाने जाते हैं अपने हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट के लिए। इसकी डेट पूछी जाती है, हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट 1924 से 1932। ये हो गया आपका फैक्ट। हॉथरॉन के अंदर अभी जो लाइन से मैंने ABCD लिखे हैं, ये 4 एक्सपेरिमेंट हैं। इनके नाम आते हैं: ग्रेट इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, सर्वे फॉर ह्यूमन एटीट्यूड एंड सेंटिमेंट, बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट, रिले असेंबली टेस्ट रूम। ये इनके 4 एक्सपेरिमेंट हो गए। उसके बाद थ्योरी ऑफ अब इसी हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे वो अपनी थ्योरी ऑफ ह्यूमन रिलेशन बनाते हैं 1930 में। और कहते हैं कि भाई वर्कर्स आर नॉट मशीन बट अ सोशल मैन। अगर आपको किसी को ऐसी स्टेटमेंट आ जाए, वर्कर आर सोशल मैन, किसने बोला? वो पता है भाई, एल्टन मायो ने बोला है। तो थ्योरी ऑफ ह्यूमन रिलेशन एल्टन मायो की 1930 में बनती है अपने हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट के बेसिस पे। और उसमें बोलते हैं कि वर्कर्स आर सोशल मैन, मशीन नहीं है। अब उनकी जो कुछ फेमस किताबें हैं वो इस तरीके से हैं। सबसे पहले ह्यूमन प्रॉब्लम ऑफ इंडिविजुअल सिविलाइजेशन। अब आपको ऐसे याद है ना, ह्यूमन प्रॉब्लम इंडिविजुअल सिविलाइजेशन, सोशल प्रॉब्लम इंडिविजुअल सिविलाइजेशन, पॉलिटिकल प्रॉब्लम इंडिविजुअल सिविलाइजेशन। ये इनकी 3 फेमस किताबें हैं: ह्यूमन प्रॉब्लम ऑफ इंडिविजुअल सिविलाइजेशन, सोशल प्रॉब्लम ऑफ इंडिविजुअल सिविलाइजेशन, पॉलिटिकल प्रॉब्लम ऑफ इंडिविजुअल सिविलाइजेशन। ये चीजें इनकी किताब पूछी जाती हैं। अब आता है कि 4 5 स्टेजेस हैं, फेजेस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ग्रो कैसे हुआ, उसमें 5 स्टेजेस हैं। पहले तो आपको नाम पता हो जाएगी किसने दी। निकोलस हेनरी साहब थे जिन्होंने ये 5 स्टेजेस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की दी। देखो, पहली स्टेज में आता है पॉलिटिकल डायोक्टॉमी। इस शब्द और इसका जो टाइम पीरियड पूछा जाता है और पूछा जा चुका है 1887 से 1926। डायोक्टॉमी का मतलब है कि दोनों को अलग करके रखते हैं। पॉलिटिक्स और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को इस स्टेज में दोनों को अलग रखते हैं, इंटरडिपेंडेंट नहीं रखते हैं। तो इसके जो सबसे पहले फादर माने जाते हैं वुडरो विल्सन, उनको फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी बोला जाता है। 1887 में वो किताब लिखते हैं द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो काफी बार पूछी जाती है। और ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को बोलते हैं ट्रेड स्कोप। ठीक है, ये एज इट इज स्टेटमेंट आ चुकी है काफी एग्जाम में कि हु कॉल्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ ट्रेड स्कोप? वुडरो विल्सन। और ये पहले बंदे थे, मतलब कि वन ऑफ द फोरमोस्ट फिगर थे जिन्होंने सेपरेट किया था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिक्स को। ये आ गया वुडरो विल्सन के बाद। इसी एज के पीरियड में LD वाइट साहब बहुत फेमस है। इनकी एक किताब आती है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1926 में। ये होलिस्टिक अप्रोच ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जाने जाते हैं। तो पहली स्टेज में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिक्स को दोनों को अलग रखा गया था, इसीलिए उसमें डायोक्टोमी स्टेज थी। उसकी डेट थी 1926 तक। अब सेकंड स्टेज आती है। सेकंड स्टेज में क्रिएशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिंसिपल को क्रिएट किया जा रहा है। ठीक है। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है इस चीज में हेनरी फ्योल साहब का। तो हेनरी फ्योल साहब ने नैरो व्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिया है। कैसा व्यू लिया है? नैरो व्यू। होलिस्टिक व्यू नहीं लिया एल डिवाइड की तरह, नैरो व्यू लिया है। एक पर्टिकुलर कोई नेक्स्ट चीज को पकड़ के उसको अपने अपने चीजें दी हैं। अब ये सब चीजें जो मैंने G से G तक लिखी हैं, ये इनके फेमस कॉन्सेप्ट्स हैं। सारी चीज इनके कॉन्सेप्ट्स हैं। अब इसमें पहले जनरल प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने दिया है, जनरल प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा दिया उन्होंने जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, ये इनकी किताब है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ अ स्टेट, ये हेनरी फ्योल ने लिखी है, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ अ स्टेट। फिर फादर ऑफ क्लासिकल थ्योरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा जाता है इनको, हेनरी फ्योल को, क्लासिकल थ्योरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फिर इन्होंने 14 प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दिए हैं हेनरी फ्योल ने, 5 एलिमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दिए हैं, और गैंग प्लैंक का कॉन्सेप्ट दिया है, लेवल जंपिंग का। अगर हेनरी फ्योल पे क्वेश्चन आता है तो घुमा फिरा के इन्हीं चीजों में से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। आपको इन चीजों को ध्यान रखना है। फिर उसके बाद है MP फॉलेट, मैरी पार्कर फॉलेट,
मैरी पार्कर फॉलेट को बोला जाता है मदर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का, मॉडर्न मैनेजमेंट की मदर बोली जाती है मैरी पार्कर फॉलेट। और पीटर ड्रकर साहब जो हैं, वो इनको बोलते हैं प्रॉफिट ऑफ मैनेजमेंट। प्रॉफिट, अल्लाह प्रॉफिट, भगवान बोलते हैं मैनेजमेंट का पीटर ड्रकर इनको ऑफ मैनेजमेंट। इनका एक कॉन्सेप्ट है इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है। और इन्हीं की, इनसे ही इंस्पायर होती है हाना आर्डेंट। हाना आर्डेंट इन्हीं से इंस्पायर होती हैं और अपनी अपनी आगे फिलोसफी खुद क्रिएट करती हैं। फिर इनकी मैरी पार्कर फॉलेट की कुछ फेमस किताबें, द न्यू स्टेट, एमपी फॉलेट ने लिखी है। क्रिएटिव एक्सपीरियंस का जो कॉन्सेप्ट है वो एमपी फॉलेट का है। डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन किताब लिखी है एमपी फॉलेट ने। फ्रीडम एंड कोऑर्डिनेशन लिखा है एमपी फॉलेट ने। फिर एक बहुत फेमस आइडिया है इनका, आइडिया ऑफ कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट, जहाँ पे एमपी फॉलेट कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो तीन तरीके से खत्म किया जा सकता है। या तो आप डोमिनेट कर दो किसी को, अपनी बात मनवा लो, या कॉम्प्रोमाइज कर लो, तो आप कॉन्फ्लिक्ट दूर कर सकते हो। दूसरा, तीसरा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट कर लो अपनी चीजें, दोनों की चीजें, और एक कॉमन उस पे आ जाओ, ग्राउंड पे। उनका दो कॉन्सेप्ट है, न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ पावर का की बात करती हैं एमपी फॉलेट, पावर ओवर और पावर विद बोलती हैं। पावर ओवर का मतलब होता है कि आप किसी को फोर्स करें और अपने दबदबे के कारण उससे वो काम करवा लें, उसको बोलते हैं पावर ओवर। पावर विद मतलब आप किसी कॉमन ग्राउंड पे सेटलमेंट कर लें, इंटीग्रेशन करके या कॉम्प्रोमाइज करके दोनों तरफ से, तो उसको बोलते हैं पावर विद। पावर ओवर मतलब फोर्स करके। फोर्स कैन बी आइदर योर यूज ऑफ पावर, योर मिलिट्री फोर्स, योर इकोनॉमिक फोर्स, कैन एनीथिंग। फिर उसके बाद है एमपी फॉलेट का, एमपी फॉलेट की एक डेफिनेशन है, पावर इज द एबिलिटी टू मेक थिंग्स हैपन टू इनिशिएट द चेंज। ये एमपी फॉलेट बोलती हैं, पावर इज द एबिलिटी टू मेक थिंग्स हैपन टू इनिशिएट चेंज। फिर उसके बाद है उनका कॉन्सेप्ट है सर्कुलर रिस्पॉन्स का। सर्कुलर रिस्पॉन्स क्या बोलता है एमपी फॉलेट का, लीडर जो है वो दूसरों को इन्फ्लुएंस तो करता ही करता है और खुद भी इन्फ्लुएंस होता है। खुद भी दूसरों से, अपने जूनियर से, सीनियर से इन्फ्लुएंस होता है लीडर। तीन काइंड ऑफ लीडरशिप की बात करी है एमपी फॉलेट ने, लीडरशिप ऑफ पोजीशन, लीडरशिप ऑफ पर्सनैलिटी एंड लीडरशिप ऑफ फंक्शन। ठीक है, तीन लीडरशिप की बात करी है एमपी फॉलेट ने। तो इस पार्ट में मैंने आपके साथ एमपी फॉलेट डिस्कस किया है। ठीक है, उसके बाद मैंने हेनरी फ्योल किया है, और एल्टन मायो किया है, वुड्रो विल्सन किया है। तो ये 4 से 5 मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। ऐसे आपके पास 3 से 4 पार्ट आएंगे, जिसके अंदर देखो यार, इसमें मैंने कुछ आपको बताया नहीं है कि भाई कि हॉथरन एक्सपेरिमेंट क्या होता है। मैंने आपको फैक्ट्स दिए हैं। आपके पास 30 odd days हैं। अगर आपको ये फैक्ट्स पता है और बेसिक का थोड़ी चीजें पता है, तो आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, आपको वहां पे एमसीक्यू करने हैं। एमसीक्यू करने हैं, आपको आंसर सही लगाना है। और आप आंसर तभी सही लगा सकते हो जब आपके पास फैक्ट्स होंगे। एंड यूजीसी का ट्रेंड है कि वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इसमें फैक्ट्स पूछती है। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको, और मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं टेलीग्राम पे ग्रुप चलाता हूँ, रोज वहाँ पे नए क्वेश्चन डालता हूँ, आप वहाँ जुड़ सकते हैं, मैं लिंक डाल दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू द वीडियो।